मैं डॉक्टर M.K. अग्रवाल, लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज, बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हैं। आज के वीडियो में मैं एक विशेष एलोपैथिक मेडिसिन जिसे ओमिप्राजोल कहते हैं, जिसका कि आमतौर पर हमें डे टू डे प्रैक्टिस में काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ता है। इन दवाइयों के बारे में जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में हम जानते हैं। तो इसका विशेष प्रयोग पित्त के बढ़ने पर, खट्टी डकारें आने पर, डिस्पेप्सिया के अंदर या जेड डिजीज़ में जो गैस्ट्रिक ओइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स हैं, सोर थ्रोट के अंदर, और यहाँ तक के कुछ विशेष जो बीमारियाँ हैं जैसे बैरेट्स ओइसोफेगस के साथ साथ इस्नोफिलिक जो है ईसोफेजाइटस और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये सब बीमारियों में हम जिनमें कि पित्त की अधिकता हो जाती है अर्थात अम्ल पित्त अर्थात गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाती है, उनमें हम हार्टबर्न के अंदर इनके अंदर विशेष तौर से इनका प्रयोग किया जाता है। ये दवाई है ओमिप्राजोल। यह जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, लेकिन पहले हम रेंटेडिने का आपने सुना होगा, एक खास जो है औषधि है, उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। लेकिन रेंटेडिन जो है वो कम इफ़ेक्टिव है, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते और कुछ दुष्प्रभाव भी उसके देखने को मिलते हैं। इसलिए आजकल रेंटेडिन का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, लेकिन इसके बजाय ओमिप्राजोल, जो कि सभी जो है डॉक्टर लोगों को चिकित्सकों को इसका प्रयोग करना होता है, और पेंटापेराजोल, ये जो है दवाइयाँ हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। पेंटापेराजोल या फिर ओमिप्राजोल, ये जो है हम 24 घंटे में एक गोली कम से कम हम रोगी को देते हैं, और कई बार हमें रोग की स्थिति के अनुसार 2 बार भी देनी पड़ती है। तो आज मैं इसी के ऊपर बातचीत करूंगा कि ओमिप्राजोल या पेंटापेराजोल ये जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहा गया है। यह हमारे स्टमक में एसिड के बनने को रोकती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ लॉन्ग एक्टिंग भी हैं। तो इनका प्रभाव ये किस प्रकार से करती हैं, इसके बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे। ये क्या करती हैं कि हमारे स्टमक के अंदर जो प्रोटॉन पंप है जो कि एसिड सक्रीशन करता है, या ये कह लीजिए जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को या गैस्ट्रिक एसिड को सक्रीट करता है, उसकी टर्मिनल स्टेज में जब लास्ट स्टेज आ जाती है गैस्ट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने की, उस लास्ट स्टेज में ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स हैं, ये लास्ट स्टेज में उस पंप की एक्टिविटी को रोक देते हैं और गैस्ट्रिक एसिड की सक्रीशन कम होती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो दवाइयाँ हैं वो एसिड के बनने को 99% तक रोक देती हैं। इसलिए आजकल ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग डॉक्टर लोग या चिकित्सक लोग करते हैं। इनका प्रयोग एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के चिकित्सक दोनों कर सकते हैं, दोनों करते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में भी अम्ल पित्त को नष्ट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी काम में लाई जाती हैं, जैसे अभिपत्ति का चूर्ण, शंखवटी, महाशंखवटी, इस प्रकार अनेकों औषधियाँ हैं। उनके बारे में, उनका विश्लेषण या उनके बारे में हम बातचीत अगले वीडियो में करेंगे। आज मैं विशेष तौर से ओमिप्राजोल के बारे में बातचीत करूँगा। तो दोस्तों, ये किस प्रकार से एक्ट करती है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये हमारे जो स्टमक है उसके अंदर जो प्रोटॉन पंप है, जिसको कि हम हाइड्रोजन पोटाशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेस एंजाइमिक सिस्टम भी कहते हैं या गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। ये पंप जो है, ये पोटेंशियल जब अंदर बनता है तो ये पेराइटल सेल्स जो कि स्टमक के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर बनता है, और उनके अंदर ही पेराइटल सेल्स के वेसिकल्स जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो एसिड की सक्रीशन ल्यूमेन के अंदर करते हैं, स्टमक के अंदर करते हैं। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स हैं वो लास्ट स्टेज में जाकर के जब हम रोगी को देते हैं तो यह इस पंप के अंदर अर्थात पेराइटल सेल्स के अंदर एंटर कर जाती हैं। उसका क्या कारण है? जो ओमिप्राजोल है या पेंटापेराजोल है, ये दवाइयाँ इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, अर्थात ये न्यूट्रल चार्ज होती हैं। तो यह स्टमक में जाकर के और ये पेराइटल जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन से अंदर क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज होती हैं, और अंदर जाकर के जो एसिडिक एनवायरनमेंट है पेराइटल सेल्स का, उसमें से ये कुछ
प्रोटॉन्स को खींच लेती हैं और खींचने से जो एसिडिक एनवायरनमेंट है पेराइटल सेल का, जहाँ से कि एसिड को सक्रीट होना है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके डिस्टर्ब होने से एसिड की प्रोडक्शन पेराइटल सेल्स नहीं कर पाते, अर्थात गैस्ट्रिक एसिड की सक्रीशन स्टमक में नहीं हो पाती। और जबकि दोस्तों गैस्ट्रिक एसिड का बनना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही बहुत से प्रोटीन, बहुत से इस प्रकार के तत्व हैं भोजन में जिनको पचाने के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बदलने के लिए गैस्ट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है। लेकिन रोग की गंभीरता को देखते हुए हमें इस प्रकार की दवाइयों का चयन करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ रोगियों में जब इनका लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है तो उनमें मैग्नीशियम की, कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, या शरीर के दूसरे सिस्टम उनमें माइक्रो न्यूट्रिशन कम जाने की वजह से उस रोगी को कमजोरी, थकान, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, हेडेक होने लगता है। तब उन स्थितियों में हमें जो मिनरल्स कम बॉडी में पड़ते हैं, हमें सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, तब जा कर के उनसे छुटकारा मिलता है। इसलिए विशेष तौर से इसका प्रयोग के बारे में मैंने जैसे बताया कि लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड को ये रोकती है, और उसके रोकने से गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण शरीर में कम हो जाता है, और रोगी को अल्सर वगैरह की जो ये कंडीशंस मैंने बताई आपको, उनमें आराम मिलता है। जैसे गैस्ट्रिक ऑइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, या जैसे मैंने कहा बैरेट्स ऑइसोफेगस है। बैरेट्स ऑइसोफेगस में क्या होता है कि लास्ट जो 1/4 है, नीचे का हिस्सा है, उसके अंदर कुछ सेल्स के म्यूकोजल मेम्ब्रेन में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाना खाने पर उसमें इरिटेशन होने लगती है। उस स्थिति में क्या होता है, इनके प्रोटॉन इनहिबिटर्स के लेने से उसमें इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि एसिड कम बनता है और रोगी को आराम मिलता है। इसी प्रकार से जो मैंने कहा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें स्टमक के अंदर कुछ ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं। ट्यूमर्स बनने से गैस्ट्रिक एसिड की सक्रीशन बढ़ जाती है, और क्या होता है रोगी को जो है गैस्ट्राइटिस और ये दूसरे जो हैं जो अम्ल पित्त के हैं, खट्टी डकारों को आना, पेट का खराब होना, इस प्रकार के सिम्टम पैदा हो जाता है। हार्ट बर्न होना। हार्ट बर्न क्या है, जब चेस्ट के अंदर मतलब एपिगैस्ट्रम से ऊपर के भाग में जलन होने लगती है, इसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न। इन सब में ऐसी दवाइयों के लेने से आराम मिलता है, प्रोटॉन इनहिबिटर के लेने से आराम मिलता है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट में आए हम कि प्रोटॉन इनहिबिटर जो ड्रग्स हैं वो स्टमक के अंदर पाए जाने वाले पेराइटल सेल्स के अंदर लास्ट स्टेज में जाकर के और उसके जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ न्यूट्रल चार्ज होती हैं, और ये जब उस पोटेंशियल में उसके सेल के अंदर एंटर करती हैं पेराइटल सेल्स में, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज है इसलिए एंटर कर जाती हैं, एंटर करके सेल के अंदर जो फंक्शन काम चल रहा है उसको ये डिस्टर्ब कर देती हैं, एक्टिविटी को, जो कि एसिड को प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए एसिड प्रोडक्शन वहाँ नहीं हो पाती। तो हम यही कहेंगे कि ये दवाइयाँ क्या हैं, ये जो प्रोटॉन पंप है उसको इनहिबिट कर देती हैं, इसलिए इनकी वजह से एसिड की सेक्रेशन कम हो जाती है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें यह भी देखा गया है कि एक विशेष प्रकार का एक हार्मोन हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमाग्रेनिन ए, उसकी भी कमी जो है रोगी के अंदर हो जाती है, और ये हार्मोन जो अंदर सिक्रीशंस हैं गैस्ट्रिक एसिड्स वगैरह की, उनकी सक्रीशंस के लिए अति आवश्यक होता है। तो ऐसे रोगियों में जो है जब हम इनको ओमिप्राजोल वगैरह दवाइयों को देंगे, प्रोटॉन इनहिबिटर्स को देंगे, तो ये क्या करती हैं, इन हार्मोन्स को ये कम कर देती हैं। एक किस्म के पेप्टाइड होते हैं, इनको कम कर देती हैं। इनके कम करने से गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन अर्थात बनना शरीर में कम हो जाता है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये जब अंदर जो उसके प्रोटॉन पंप के अंदर काम करते हैं, मैंने बताया आपको लास्ट स्टेज में उसको सिस्टीन कोर बोलते हैं। सिस्टीन कोर को ये जो है ब्लॉक कर देती है। उसके ब्लॉक करने से जो है गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन नहीं होती। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये प्रोटॉन पंप अर्थात किस प्रकार से अंदर गैस्ट्रिक एसिड की फॉर्मेशन को रोकते हैं, तो इस प्रकार ये कार्य करते हैं। इनके मैंने आपको बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट हैं जब लंबे समय तक हम इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो इसका इफ़ेक्ट है ये इरिवर्सिबल होता है, इसलिए लंबे समय तक चलता है। जब हम लंबे समय तक इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तब शरीर के अंदर वीकनेस, थकावट
और हेडेक वगैरह, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस वगैरह, ट्रैवलिंग, डायरिया वगैरह ये हो जाता है। कारण कि एसिड की सिक्रीशन कम होने से जो फूड में कंटामिनेशन होता है उसका जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो लास्ट में जो है इसकी डोज के बारे में बात करूँगा मैं। डोज जो है इसकी आमतौर पर 20 मिलीग्राम जो है डेली दी जा सकती है, लेकिन 40 मिलीग्राम भी दी जा सकती है। रोग की दशा के अनुसार, रोग की कंडीशन के अनुसार हम इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन जो सीरियस बीमारियां हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो जोलिंगर जो है, जो ये डिजीज़ है जोलिंगर जो है, जोलिंगर और इसको बोलते हैं एलिसन सिंड्रोम, इसके अंदर इसका प्रयोग करने से तो एसिड की बनना कम हो जाता है, और एसिड के कम बनने से जो कंटामिनेटेड फूड होता है उसके जो बैक्टीरियाज हैं या उसकी इन्फेक्शन है वो गैस्ट्रिक एसिड की कमी होने के कारण, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं वो गैस्ट्रिक एसिड को बनने नहीं देती, तो उसकी कंटामिनेशन की वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, कहीं पर डायरिया हो जाता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कोई इसके दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये इसकी डोज के बारे में है। तो 20 मिलीग्राम डेली या 20 मिलीग्राम बीडी, और इसको शाम को अगर इसका इस्तेमाल किया जाए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम एक बार सवेरे या शाम को इसका इस्तेमाल करते हैं और 24 घंटे तक इसका प्रभाव देखा गया है। तो इसकी डोज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 20 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम या कई बार 80 मिलीग्राम भी हम इसकी डोज हमें देनी पड़ती है। 60 मिलीग्राम डेली जो है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिनमें गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, बनना बहुत ज़्यादा, उनमें हम 60 मिलीग्राम डेली तक भी दे सकते हैं। बच्चों में इसकी डोज एज के अनुसार हम डिसाइड करते हैं, 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम डेली के हिसाब से भी दे सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल तक का बच्चा है, उसमें हम 2.5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आज इनके बारे में आपको थोड़ा बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी और जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई औषधि के साथ फिर पेश होंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।